हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुचेता राजपूत। तो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक सेकंड, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। ये हमारा सेकंड टॉपिक है, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब इसमें क्या हुआ, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन में किंग को टैक्सेस बढ़ाने पड़े। क्यों बढ़ाने पड़े? जैसा कि हमने पिछली लास्ट सिचुएशन में पढ़ा था, सेक्शन में पढ़ा था कि फ्रांस की गवर्नमेंट पर बहुत कर्ज हो गया था। इसलिए जो किंग लुइस जो 16 जो था को टैक्सेस इंक्रीज करने पड़े। लेकिन फ्रांस के जो पुराना सिस्टम जो था, किंग अपनी मर्जी से टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकता था, मतलब जबरदस्ती कोई भी चीज़ लागू नहीं कर सकता था। इसलिए उसको क्या हुआ, इसलिए उसने क्या करा, उसे स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ी इन चीज़ों पर बात करने के लिए। अब स्टेट जनरल क्या था? यह एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें फ्रांस के तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होते थे। अब तीनों स्टेट कौन कौन से थे? फर्स्ट स्टेट चर्च वाले लोग, सेकंड स्टेट नोबल वाले लोग, राजा महाराजा टाइप्स, थर्ड स्टेट कॉमन पीपल। इन तीनों स्टेट्स को बुलाकर उन्होंने क्या करी, मीटिंग करी। और किंग ही डिसाइड करता था कि स्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलानी है, वही डिसाइड करता था। इस बॉडी की जो लास्ट मीटिंग थी वो हुई थी 1614 में हुई थी। ठीक है, अब स्टेट जनरल मीटिंग 5 मई 1789 में क्या हुआ कि 5 मई 1789 को लुइस किंग जो था ने वर्साइल्स में स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। ठीक है, 5 मई 1789 में किंग लुइस ने क्या करा, वर्साइल्स में स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, न्यू टैक्सेस के प्रपोजल पास हो सके, इसलिए उसने ये मीटिंग बुलाई। मीटिंग हॉल में सिटिंग अरेंजमेंट्स भी सोसाइटी की इनइक्वालिटी दिखा रहा था। वो कैसे कि उसने क्या करा, जो फर्स्ट और इनइक्वालिटी कैसे दिखा रहा था कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के जो लोग थे उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो उसने आगे करा हुआ था, और जो थर्ड जो कॉमन स्टेट के जो लोग थे उनकी सिटिंग उसने पीछे करी हुई थी, सबसे पीछे। ठीक है, फर्स्ट स्टेट्स के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, नोबल्स के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव थे। ये दोनों ग्रुप्स आगे बैठ गए, और जो थर्ड स्टेट्स के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, लेकिन उन्हें पीछे बैठा दिया। अब थर्ड क्लास में मोस्टली एजुकेटेड और प्रॉस्पेरियस मिडिल क्लास पीपल थे, जो कि फाइनेंशियली अमीर थे। प्रॉस्पेरस मिडिल क्लास पीपल वो लोग थे जो फाइनेंशियली अमीर लोग थे। ठीक है, अब पीजेंट्स जो थे, जो फार्मर्स जो थे, और जो वुमेन्स जो थी, उनको असेंबली में एंटर नहीं करने दिया। थर्ड स्टेज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे अपने साथ लगभग 14,000 लेटर्स लाए थे। कितने लेटर्स लाए थे? 40,000 लेटर लाए थे, जिनमें लोगों की कंप्लेंट्स और डिमांड्स लिखी हुई थी। ठीक है, थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन थे? थर्ड स्टेट के चुने गए हुए नेता, लीडर, जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, वो लोग कॉमन पीपलों की वो लेटर्स लाए थे, जिनमें उन कॉमन पीपल लोगों ने अपनी शिकायतें लिखी हुई थी, अपनी कंप्लेंट्स लिखी हुई थी, अपनी डिमांड्स लिखी हुई थी। तो वो कौन लाए थे? रिप्रेजेंटेटिव्स लोग लाए थे। अब वोटिंग सिस्टम पर डिस्प्यूट हुआ, लड़ाई हुई। स्टेट जनरल्स में वोटिंग पहले से एक रूल के अनुसार ही होती थी। ठीक है, कि मतलब कैसे होती थी कि मतलब फर्स्ट स्टेट का एक वोट, सेकंड स्टेट का एक वोट, और थर्ड स्टेट का एक वोट।
अब इस सिस्टम को फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट मिलकर थर्ड स्टेट को इजीली डिफीट कर देते थे। वो कैसे? क्योंकि फर्स्ट स्टेट के तो कम लोग थे 300 और सेकंड स्टेट के 300, तो फर्स्ट स्टेट के 300 और सेकंड स्टेट के 300 मिलाकर हो गए 600, तो उनके तो दोनों को मिलाकर हुए 600, पर यहाँ पर जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनके अकेले के 600 वोट, 600 लोग थे। ठीक है, पर जो वोटिंग का जो सिस्टम पहले से चला हुआ आ रहा था कि पहले जो सिस्टम होता था कि फर्स्ट स्टेट के एक लोग, सेकंड के एक लोग और थर्ड के एक लोग, और इससे वो क्या करते थे, थर्ड स्टेट के लोग को डिफीट कर देते थे, हरा देते थे इजीली से। अब उन्होंने क्या किया, इसलिए जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर ने जो क्या डिमांड की कि वोटिंग असेंबली के सभी मेंबर्स के बेसिस पर हो। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हर रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोगों की तरफ से आए हैं, ठीक है, उसका अलग अलग वोट होना चाहिए, सिर्फ स्टेट के हिसाब से नहीं। भाई पहले वोटिंग होती थी कि मतलब एक स्टेट मतलब एक सोसाइटी, ठीक है ना, स्टेट STATE, स्टेट मतलब हो गया देश, ठीक है, ESTATE स्टेट, वो मतलब हो गया सोसाइटी का एक ग्रुप, एक वर्ग। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि हर मतलब जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनका ये कहना था कि हमारे मतलब पूरे एक मतलब हर जो हमारा स्टेट का ग्रुप है उनका एक 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 वोट होना चाहिए, ना कि पूरे एक उसका एक वोट होना चाहिए। तो ये कहना था उन लोगों का, थर्ड कॉमन पीपलों का। तो सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? जैसे कि मैंने बताया था आपको कि रिप्रेजेंटेटिव्स वो पर्सन होता है जो लोगों की तरफ से मीटिंग में आता है और उनकी बात रखता है। ठीक है, इसलिए थर्ड स्टेट चाहता था कि हर रिप्रेजेंटेटिव का एक वो हो, एक वोट हो, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की नंबर ज्यादा थे। थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन कितनी थी? 98%, सबसे ज्यादा। इसी वजह से हर एरिया, डिस्ट्रिक्ट, टाउन से कुछ लोग चुने जाते थे जो वहां की तरफ से असेंबली में जाते थे। मतलब जैसे गांव हो गया, शहर हो गया, कि लोग मिलकर, गांव और शहर के लोग मिलकर जाते थे, अपने बीच से कुछ पढ़े लिखे या प्रभावशाली लोग चुनते थे, लोगों को चुनते थे, और वहीं जाकर स्टेट जनरल में उनकी प्रॉब्लम्स बताते थे। वहीं जाकर इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स, डेलीजेंट्स कहा गया। अब थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ज़्यादा क्यों थे? क्यों थे? फ्रांस की जो पॉपुलेशन जो थी, फ्रांस की पॉपुलेशन में जो सेलेजी के जो लोग थे, फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे बहुत कम थे, नोबल्स के भी बहुत कम थे, पर थर्ड स्टेट के कम से कम थे 95% पॉपुलेशन। इसलिए किंग ने कहा कि थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स की पॉपुलेशन दुगनी होगी, दुगनी होगी। किंग ने ये सोचा। ठीक है, इसे हिस्ट्री में क्या कहते हैं? डबलिंग ऑफ द थर्ड स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, अब फ्रांस में अलग अलग एरियाज से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर स्टेट जनरल भेजते थे। फ्रांस में अलग अलग एरिया ना होता है ना, अलग अलग एरिया। जैसे एरिया मीन्स जैसे मैं लगा लो, ये प्रेमनगर हो गया, फिर आगे बल्लभपुर हो गया, फिर आगे बल्लीवाला हो गया, तो ये क्या है? एरिया है, एरिया है ना, जगह जगह के। तो फ्रांस में जो अलग अलग एरियाज से जो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर स्टेट जनरल भेजते थे। अब थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, इसीलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी ज़्यादा ही होंगे। अब भाई जैसे प्रेमनगर है, प्रेमनगर का एक एरिया हो गया, वो अपने एरिया का एक वो क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। अब बल्लभपुर है, बल्लभपुर में खूब मतलब बल्लभपुर का जो एरिया है वो अपने उधर का
एरिया का रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे ना, जो उनके तरफ से खड़ा होगा। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव भी ज़्यादा थे, लगभग 600 थे, लेकिन वोटिंग फिर भी स्टेट के हिसाब से होती थी। स्टेट के हिसाब से कैसे, मतलब जैसे उन्होंने मान लिया प्रेमनगर, बल्लभपुर, बल्लीवाला, इन तीनों का एक स्टेट हो गया, उसका एक वोट आया समझ में। ये था, मतलब ये था पहले का रूल, कि मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ का जैसे प्रेमनगर है तो यहाँ का अलग वोट होगा, बल्लभपुर वाले का अलग वोट नहीं होगा, ये प्रेमनगर, बल्लीवाला, बल्लभपुर और उससे भी जो आगे आगे जो एरिया है, जो अपनी एक सोसाइटी है, ठीक है, इन सबको मिला के एक वोट होगा। तो इसीलिए थर्ड स्टेट की यही डिमांड थी कि वोटिंग बाय हेड होनी चाहिए। प्रेमनगर की अलग एक वोटिंग होनी चाहिए, बल्लभपुर की अलग वोटिंग होनी चाहिए, बल्लीवाला की अलग वोटिंग होनी चाहिए, ठीक है, सहसदारा की अलग वोटिंग होनी चाहिए, लाइक दिस। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हर रिप्रेजेंटेटिव का वोट काउंट हो। अब आता है नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन। थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स ने खुद को पूरे फ्रेंच नेशन की वॉइस माना। भाई नेशनल असेंबली की जो फॉर्मेशन हुई वो क्या हुई कि मतलब थर्ड स्टेट ने रिप्रेजेंटेटिव, जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने खुद को पूरे नेशन की वॉइस माना, आवाज़ माना, ठीक है, कि 20 जून 1789 को वह वर्साइल के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया। उन्होंने क्या लिया, ओथ ली, कसम ली, जब तक फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाएगा तब तक वे अलग नहीं होंगे या वहां से नहीं हटेंगे, ठीक है। इस इवेंट को हिस्ट्री में टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है, इसी इवेंट को कहा जाता है टेनिस कोर्ट ओथ। इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे मीराब्यू और एबेसियाइस। ये दोनों इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। अब फ्रांस में अनरेस्ट बढ़ गया, मतलब जब वर्साइल्स में नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी, ठीक है, उसी समय फ्रांस के पार्ट्स में अनरेस्ट और टेंशन का माहौल बन गया या बढ़ गया। जैसे कि विंटर आ गया, हार्वेस्ट ख़राब हो गई, फसलें ख़राब हो गई, ब्रेड के रेट बढ़ गए, हाई हो गए। कुछ बेकर्स ने क्या करा, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर ब्रेड छुपा दी, ब्रेड छुपाना शुरू कर दिया, छुपाकर रखना शुरू कर दिया। अब इससे एंग्री वुमेन बेकरी शॉप्स में घुसकर प्रोटेस्ट करने लगी, ठीक है। एंग्री वुमेन मीन्स जिन लोग, मतलब जो औरतों को गुस्सा आया, उन लोगों ने उन बेकरी शॉप्स में जाकर वहां पर लड़ाई करने लगी, प्रोटेस्ट करने लगी। बेस्टाइल पर अटैक हुआ उसी समय, और उसी दौरान क्या हुआ कि उसी समय किंग ने ट्रूप्स को पेरिस में भेजने का ऑर्डर दिया। लोगों को लगा कि किंग प्रोटेस्ट को फोर्स से दबाना चाहता है, कि मतलब किंग जो है प्रोटेस्ट करके लोगों को फोर्स से दबाना चाहता है। 14 जुलाई 1789 को क्राउड ने बेस्टाइल फोर्ट्रेस पर अटैक कर दिया। बेस्टाइल क्या था, एक प्रिजन थी, जेल थी, और किंग की एब्सोल्यूट पावर का सिंबल मानी जाती थी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ कि लोग जो ये जो प्रिजन था, मैं आपको पहले ये मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, मैं शायद स्किप कर गई या भूल गई, या मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये आपको अच्छे से ये पार्ट नहीं समझाया कि मतलब लोग उस प्रिजन से क्यों चिढ़ते थे।
चलो, मतलब जैसे कि यहाँ पर था कि लोग एब्सोल्यूट पावर का सिंबल मानी जाती थी, ठीक है ना, यही था ना कि वेस्टाइल प्रिजन थी, जेल थी, और किंग की एब्सोल्यूट पावर का सिंबल मानी जाती थी, ठीक है। अब वो इस घटना को हिस्ट्री में स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल भी कहा जाता है, ठीक है। यह मूवमेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत का सिंबल बन गया, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि लोग उस जेल से, उस प्रिजन से क्यों नफरत करते थे, क्यों, और वो क्यों किंग की पावर, किंग की एब्सोल्यूट पावर का सिंबल माना जाता था वो किला, वो जेल। क्योंकि जो राजा था वो क्या करता था, वो जो मतलब कि जो कॉमन पीपल थे, किसी भी लोगों को बिना उनका क्या बोलते हैं, गुनाह सुने हुए, बिना उन पर कोई केस, कोई कोर्ट में केस न चलता हो, और ना कोई उन पे कोई आरोप हो, वो बिना किसी भी, बिना कारण के वो उसे उस जेल में डाल देता था। इसलिए लोग उस प्रिजन से चिढ़ते थे, ठीक है। बिना उनकी कोई सफाई सुने हुए, सफाई पेश, उनकी कोई सफाई नहीं सुनता था, कोई उनका गुनाह नहीं सुनता था, ना ही कोई उन पर कोर्ट पर कोई केस चल रहा होता था, ना ही कोई कार्रवाई होती थी, और बिना किसी भी वजह के वो उनको, बिना उनकी सुने हुए, उनके अपराध क्या थे, क्या क्या गलती हुई उनसे, क्या वो हुई, बिना वो सुने हुए वो उनको उस जेल में डाल देता था। इसलिए लोग उस प्रिजन से चिढ़ते थे, उस, इसलिए वो किंग की एब्सोल्यूट पावर का सिंबल मानी जाती थी, और इसलिए लोग उस जेल से, उस किले से चिढ़ते थे, ठीक है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी ये, पर मुझसे वो मिस हो गया था, आज मुझे यहाँ पर मिल गया वो, तो अब मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ मैंने तुम्हें बता दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि कंट्री साइड में पैनिक हो गया, ठीक है। पेरिस के बाद कंट्री साइड में भी डूमर्स और फेयर फैल गया, अफवाहें और डर फैल गया। पेरिस के बाद कंट्री साइड में भी किसानों को लगा कि नॉबल्स उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। किसानों को लगा जब इतना सारा ये हो गया, इसलिए पीजेंट्स ने, जो किसान वगैरह थे, लैंडलॉर्ड्स के क्या हुए, हाउसेस पर अटैक कर दिया। ग्रेन स्टोर्स लूट लिए। ग्रेन स्टोर्स क्या होते हैं पता ही है आपको, बोलते हैं ना अनाज का गोदाम, जहाँ पर गेहूं वगैरह, अनाज वगैरह रखे जाते हैं, वो लूट लिए। फ्यूडल ड्यू रिकॉर्ड्स जला दिए। फ्यूडल ड्यू रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जहाँ पर, जिनमें लिखा होता था कि उन्हें जमींदारों को टैक्सेस, रेंट, ड्यूज देना है। किसानों ने, लोगों ने वो जला दिए। कई नॉबल्स डरकर दूसरे देश भाग गए। फ्यूडल सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया। इन रिवॉल्ट्स को देखकर लुइस किंग 16 को नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करना पड़ा। जब ये रिवॉल्ट वगैरह देखे, किंग लुइस ने ये सब चीज़ें देखी, तो उसको ये नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करना पड़ा, कॉमन पीपल को। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने फ्यूडल सिस्टम खत्म करने का डिक्री पास किया, मतलब जो पुराना सोशल सिस्टम चल रहा था उसको खत्म करने का डिक्री पास किया। इसका मतलब एक पुराना सोशल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम खत्म, मतलब पुराना सिस्टम। नॉबल्स के प्रिविलेजेस खत्म कर दिए। चर्च लैंड, जो चर्च की जो लैंड थी वो गवर्नमेंट ने ले ली। तो ये सब हुआ। अब इसमें शॉर्ट कंक्लूजन में मैं आपको ये बता देती हूँ कि टैक्सेस इंक्रीज
जो मेन कारण क्या था इस लड़ाई का कि टैक्सेस इंक्रीज करने की प्रॉब्लम, स्टेट जनरल में अनफेयर वोटिंग, नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन और बेस्टाइल अटैक, इन सब इवेंट्स ने मिलकर फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत की। कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत क्यों हुई? टैक्सेस इंक्रीज करने की प्रॉब्लम हुई, इसलिए लोग भड़के, कॉमन पीपल भड़के। स्टेट जनरल में अनफेयर वोटिंग हो रही थी, इसलिए लोग पीपल कॉमन पीपल भड़के। नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन, जो नेशनल असेंबली जो कॉमन पीपल की फॉर्मेशन बनी, और बेस्टाइल पर जो अटैक हुआ, इन सब इवेंट्स ने मिलकर फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत करी। होप सो आपको समझ में आया होगा। मैं इसलिए आपको लास्ट में एक शॉर्ट कंक्लूजन जरूर देती हूँ कि आप बीच में अगर आपका कुछ मिस हो गया हो या कुछ भी हो गया हो तो आपको एक शॉर्ट कंक्लूजन के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा और बता पाऊँ कि आप क्लियर हो जाओ। स्टूडेंट्स, बताना मेरे एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगते हैं और मेरा एक्सप्लेनिंग मेथड आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। कुछ अगर आपको मुझे टिप्स देनी हो, अगर आपको मुझे टिप्स देनी हो तो आप वो भी दे सकते हैं। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और सपोर्ट करिए। अगर आप कमेंट करिए, जो भी अगर आपके डाउट्स हों वो भी क्लियर करना। मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। और ऐसे ही मैं आपके लिए कोशिश करती रहूँगी आगे अच्छे अच्छे और इजी नोट्स बनाने के लिए। बट प्लीज़ मुझे लाइक एंड सपोर्ट करना मत भूलना। आपके लाइक और सपोर्ट से मुझे इंकरेजमेंट मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ज़्यादा इजी टू इजी मेथड से आपको समझा सकूं, कि जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कि आपके अगर एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट करो। मेरा मेन मोटिव यही रहता है। एक पूरा आपको स्टोरी टेलिंग वे में आपको समझाने का मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है कि आपके एग्ज़ाम्स में कोई भी पेपर आए, आपके एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। थैंक यू, बाय।